बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज के दौर के अंदर जहाँ पे एआई का दौर है, आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा लोग अपनी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और हर बंदा या बंदी, मेल हो या फीमेल हो या शीमेल हो, वो अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहता है या अपनी स्किन को ग्लो करते हुए देखना चाहता है। आप अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रख सकते हैं? आपके फेस के ऊपर आने वाले जितने भी इश्यूज़ होते हैं जिसमें पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल हैं, ब्लैक सर्कल हैं, इसके अलावा एक्नी है, फिर उसके निशान हैं, इसके अलावा आपके चेहरे के ऊपर आने वाला बुढ़ापा है या फिर आपकी डबल चिन है या इसके अलावा आपके और कई ऐसे मसाइल आते हैं। तो स्किन से रेलिवेंट आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और आज के दौर में क्या हो रहा है। इसके अलावा जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, किसी फेयरवेल पे जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हों, बड़े हों, घरों की औरतें हों या मर्द हों, सारे ही अपने आप को बनाओ संगार में डाल के अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो वो फेशियल करवाते हैं। फिर मेडिकल के अंदर या एस्थेटिक प्रोसीजर में हाइड्रा फेशियल या फेशियल की क्या टाइप्स हैं और फेशियल के बेनिफिट क्या हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें जो है रिस्पॉन्ड किया। और डॉक्टर साहब, जब भी कोई हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपका जो नाम है इसमें कितनी हर्डल्स हैं, कितनी मुश्किलात के बाद आप इस स्टेज पे हैं। बिल्कुल सही। और ये ना एक बहुत बड़ी पीछे वो जैसे कहते हैं ना, एक पहाड़ जो नज़र नहीं आ रहा होता, ये बिल्कुल वही वाला सीन है कि काफ़ी जर्नी होता है और तब जाके आप एक मकाम अचीव करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई डिड माई MBBS फ्रॉम FMH फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक। और उसके बाद हाउस जॉब का इरा गुजरा, फिर एमओशिप का इरा गुजरा, फिर उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की KE से MD, और आई डिड D-Derm फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ आयरलैंड। और फिर मैं एस्थेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने AAA एक है अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन, उसकी फेलोशिप की और काफ़ी अर्सा एस्थेटिक्स के साथ अटैच रही हूँ। सिंस लास्ट 4 years में अपने क्लिनिक्स रन कर रही हूँ। एक शादमान में है जेल रोड पे और एक DHA में है फेज 6 में। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव माई फील्ड और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, मुझे मज़ा आता है, मैं दुनिया भूल जाती हूँ जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ। काम कर रही थी। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने लोगों को खूबसूरत ही बनाना है? अच्छा, मुझे खुद शौक था, यानी कि अभी एस्थेटिक्स इवॉल्व हो रही थी उन दिनों, तब मैं छोटे छोटे प्रोसीजर्स और इन चीज़ों में मैं खुद इन्वॉल्व थी। मैं एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट जाती थी। तो बस मुझे वहाँ से शौक हुआ और उसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी फील्ड को इसी में परस्यू करूँ। ठीक है। डॉक्टर तैयबा जाहिद अपनी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखती है? मैं बहुत कुछ करती हूँ मैं छोटे मोटे बहुत से प्रोसीजर्स अपने करती रहती हूँ, जैसे कि हाइड्रा फेशियल हो गया, PRP हो गया, मेसोथेरेपीज हो गई, हाइफू हो गई। ये सारी चीज़ें आपको एज के साथ करनी पड़ती हैं ताकि आपकी स्किन टाइट रहे और ग्लोइंग भी रहे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर जहाँ पे लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, नॉलेज की कमी भी हो सकती है, फिर उसके बाद कचरा खुराक भी है जो लोग खाने खाते हैं, क्या इसके भी कोई इफेक्ट होते हैं आपकी स्किन के ऊपर? बिल्कुल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग पार्लर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और लोगों के माइंड में अभी तक यही कंसेप्ट है कि जब तक पॉलिशिंग या ब्लीच ना कराओ तब तक आप निखरते नहीं हो। तो इस चीज़ से हमने ना एस्थेटिक्स में इस चीज़ से उनको लेकर आ रहे हैं वापस कि पार्लर्स का रुख ना करें। पार्लर्स अगर जाना है तो हेयर डू के लिए जाएं, मेकअप के लिए जाएं, मगर स्किन के कोई भी जो आपके काम है उनको पार्लर्स में जाके ना करें। आप लेज़र्स, इतनी अच्छी अच्छी लेज़र्स आ गई हुई हैं जो कि आपके हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, रिडक्शन की तरफ लेके जाते हैं, वो वैक्स के बजाय वो यूज़ करें और मेडिकेटेड फेशियल्स कराएं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। ठीक।
अच्छा, एक आम बंदा अगर ये समझे कि एस्थेटिक का क्राइटेरिया क्या है या उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं तो कैसे समझे? जो एस्थेटिक्स का क्राइटेरिया है ना, लोगों के सवाल होते हैं परमानेंट है, हर एक का ये होता है ये परमानेंट है, हमने एक दफ़ा पीआरपी करा ली ये परमानेंट है, फिलर करा लिया परमानेंट। देखिए एजिंग स्टॉप नहीं हो रही, एजिंग आपकी बढ़ती जा रही है। इवन आप प्लास्टिक सर्जरी भी कराओ ना तो आई थिंक 5 to 8 ईयर्स के बाद उसको रिपीट कराना पड़ता है। मैं ये समझाती हूँ परमानेंट कुछ नहीं है, जिंदगी परमानेंट नहीं है। तो क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो फिर आपकी बॉडी वैसे हमारी लाइफ देखें, हम देखें ना, फानी है, ठीक है ना, जिंदगी भी फानी है, तो परमानेंट कुछ भी नहीं है। स्टैटिक ये नहीं हो सकता कि एक इंजेक्शन लगाया परमानेंट गोरे हो गए। अच्छा, लोगों का ये सवाल होता है कि ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन है ये हमने एक दफ़ा लगा ली है तो अब आप ये पूरी उम्र के लिए गोरे हैं। ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस चाहिए, हर चीज़ की मेंटेनेंस चाहिए। स्टैटिक के जितने भी प्रोसीजर्स हैं इनकी लास्टिंग 1 ईयर प्लस है, ठीक है। फिर हमें उसके बाद मेंटेनेंस के लिए दोबारा सेशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इवन व्हाइटनिंग इंजेक्शन का लोग पूछते हैं कि ये परमानेंट हो जाता है। एस्थेटिक के अंदर आप स्किन के ऊपर काम करते हैं जी, आप चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों के ऊपर काम करते हैं, ब्लैक और डार्क सर्कल के ऊपर काम करते हैं, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, और ब्यूटी को बरकरार रखने के ऊपर जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो एस्थेटिक के अंदर आते हैं। बिल्कुल ऐसे कह रही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां या चेहरे पर पड़े हुए डिंपल, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है और कैसे क्लियर? चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियां और चेहरे पे पड़े हुए स्कार मार्क्स, बेसिकली जो स्कार मार्क्स हैं ये हमें एक्नी के बाद नजर आते हैं, ठीक है। आपको पता है यूथफुल एज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्नी निकल आता है, और जो एक्नी है वो अपने स्कार मार्क्स छोड़ जाता है। उसको हम लोग ट्रीट करते हैं विद डिफरेंट प्रोसीजर, जैसे कि पीआरपी हो गया, पीआरजीएफ हो गया, माइक्रो नेडलिंग के साथ, फिर आरएफ माइक्रो नेडलिंग्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो भी, उसके भी सेशंस होते हैं, एक सेशन में कुछ नहीं होने वाला। फिर कुछ लेजर्स आ गई हुई हैं, CO2 लेज़र है, वो आपके स्कार मार्क को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो ये कि वो भी सेशंस के साथ। तो और झुर्रियों के लिए हम ज़्यादातर बोटॉक्स यूज़ करते हैं, PRPs करते हैं, कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस आ चुके हैं, अब बहुत ऑप्शंस हैं। बूढ़े चेहरे को जवान बनाने का क्या तरीका है? अच्छा देखिए, अगर तो बूढ़ा चेहरा आ रहा है आपके पास लेट 50s में, तो बेटर आप फिर प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएं। वो बहुत ज़्यादा यानी कि मेसी होके आता है ना, फिर झुर्रियाँ आ गई, काफ़ी ज़्यादा सैगी होगी। लेकिन अगर आप शुरू से मेंटेनेंस रखो, लोग कहते हैं ना कि कुछ क्लाइंट्स मुझे ऐसे भी कहते हैं अभी हमने स्टैटिक नहीं कराना, अब जब 50 साल से ऊपर हो जाएगा एक ही दफ़ा आएंगे, तो कहती हूँ आप तो उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएँ, उस टाइम जो एक दफ़ा आपने आना है। स्टैटिक्स का मकसद ये है कि आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स कराते रहो, लाइक 30+ में, 35+ में आप PRP शुरू कर दो, कोलेजन बूस्टर इंजेक्शन शुरू कर दो, हाइफू शुरू कर दो, तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी, ठीक है ना। आप अपनी फेस एज को पीछे ले जाओगे, यानी कि आप 40s की एज में 30s की लुक दोगे, ठीक है। फिर इसी तरह 50s की एज में जब पहुँचोगे 40s की लुक दोगे विद मल्टीपल टाइनी प्रोसीजर्स। तो यही कहने का मकसद होता है, लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि नहीं हम 50s या 60s में जाके कोई प्रोसीजर टच करेंगे, विच इज़ बेसिकली रॉन्ग। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुर्दा जिल्द जो हो जाती है चेहरे की, उसको चमकदार बनाने का आसान तरीका क्या होता है? घरेलू टूथ के पूछ रहे हैं या स्टैटिक प्रोसीजर पूछ रहे हैं? हम तो डॉक्टर पे बात करेंगे और साथ में होम रेमेडीज लोगों को बड़ा होता है ना, कुछ घरेलू चीज़ बता दें, कुछ इस तरह का हो। अच्छा, स्टैटिक्स में बहुत चीज़ें हैं जिनको हम ग्लोइंग स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही जिस तरह मैंने आपको बताया, PRPs, कुछ लेज़र्स हैं, Q-switch लेज़र है, वो बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा वही कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस हैं, स्किन बूस्टर्स आ गए हुए हैं, बहुत चीज़ें हैं जो कि हम स्किन ग्लो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, स्कार और पिगमेंटेशन एस्थेटिक में इसका कितना कामयाब इलाज मुमकिन है? जो पिगमेंटेशन है ना, ये तो आपको परमानेंट हल नहीं है आपका, कहीं किसी भी लाइक आप डर्मा में, मेडिसिन में चले जाओ या स्टैटिक्स में आ जाओ, पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा आ गई है वो मुश्किल से सेटल होती है, जाएगी नहीं कंप्लीटली। हमने उसको सबसाइड करना होता है विद डिफरेंट टेक्निक्स, कुछ मॉइस्चराइजर्स हो गए, कुछ सीरम्स हो गए, और कुछ मीज़ोज हो गई ऐसी जो कि, और कुछ खाने की दवाइयाँ भी जो कि पिगमेंटेशन को लाइट करने में, स्पेशली सन ब्लॉक का बहुत रोल है। अब एक दफ़ा पिगमेंटेशन हो गई ना तो उसको फैलने से रोकने में सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो इस तरह पिगमेंटेशन को हम ट्रीट करते हैं। एक्नी स्कार मार्क्स की जैसे आपने बात की, मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए स्टैटिक प्रोसीजर कराने पड़ते हैं, दवाइयों से एक्नी स्कार मार्क ठीक नहीं होते। स्टैटिक प्रोसीजर्स में वही PRP आ गया, माइक्रो नेडलिंग आ गया, RF माइक्रो नेडलिंग्स आ गया, CO2 लेज़र आ गया,
ये सारी चीज़ें जो हैं स्टार मैक्स को डील करती हैं। ठीक है जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके बूढ़े चेहरे को जवान कैसे किया जा सकता है, और आपकी मुर्दा जिल्द को चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, और आपकी मदम पड़ती हुई जो खूबसूरती होती है उसको तरोताज़ा कैसे बनाया जा सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि आप अपनी उम्र से पहले बूढ़े क्यों होते हैं, या बूढ़े अपनी उम्र से ज़्यादा जो है वो जवानी की तरफ कैसे दिखते हैं। इन प्रोसीजर्स के ऊपर एस्थेटिक फिजिशियन का क्या रोल होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर तैयबा जाहिद मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही फेमस किस्म की एक हमारी एस्थेटिक और डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जिनको आप डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स पे आप देखते रहते हैं। तो उनके साथ हमारी मज़े की गुफ्तगू जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के जहन में ये आता है कि जब आप फेस लिफ्टिंग करते हैं तो क्या इसमें कोई ऐसी कटिंग, कोई ऐसी सर्जरी, कोई इस तरह की इन्वॉल्व या पेनफुल ट्रीटमेंट होता है या नॉर्मल होता है? जो हम एस्थेटिक्स में रह के सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इसे माइनर सर्जिकल ट्रीटमेंट आप कह सकते हो। इसमें कोई बेहोशी नहीं है, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं चाहिए, कोई एनेस्थीसिया इस तरह का नहीं चाहिए कि बेहोश किया जाए। ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर कहलाया जाता है और ये ऑफिस सेटिंग में किया जा सकता है। अच्छा, इसमें इतना कोई ख़ास पेनफुल नहीं है। हम इसको लिग्नोकेन LA में करते हैं। ठीक है, LA करके हम जब लिग्नोकेन लगा के थ्रेड एंटर करते हैं, बहुत ही छोटा सा बोर करते हैं स्किन के अंदर विद द हेल्प ऑफ नेडल, जो कि पेनलेस होता है, और हम थ्रेड को इंसर्ट करके इसको स्किन को बिल्कुल स्ट्रेच आउट कर देते हैं। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है हार्डली, और बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं। ऑन द स्पॉट आपको 20% रिजल्ट मिलता है। 30 डेज़ के अंदर आपका 80% रिजल्ट मजीद आ जाता है। ये धागे डिजॉल्वेबल होते हैं और ये कोलेजन की प्रोडक्शन करते हैं। देखा गया है जो लोग थ्रेड्स कराते हैं वो अपनी उम्र से 20-30 साल छोटे नजर आते हैं। उनकी, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी उम्र से छोटे नजर आए, कम से कम स्किन नीड स्ट्रेच और लाइक चीजल से एक लुक को। इसके यही हमारा एस्थेटिक का एक यू कैन से पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक का सिर्फ फेस के अलावा बाकी बॉडी पे क्या काम होता है? बाकी बॉडी पे जैसे कि वाइटनिंग ड्रिप्स का रोल है कि वाइटनिंग फुल बॉडी चाहिए। इसके अलावा मैं अपने क्लिनिक्स में अपने सेटअप पे, क्योंकि अगर आपका चेहरा गोरा, हाथ पांव काले हैं, हाँ, तो वो भी तो सही नहीं है। तो एस्थेटिक क्या इसको बैलेंस करती है? देखिए ना, विद द हेल्प ऑफ ये वाइटनिंग ड्रिप्स, जिसको नोटोरियस हैं वाइटनिंग के नाम से, बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इम्यूनिटी बूस्टअप करती हैं और रंग भी गोरा करती हैं। इसके अलावा हम ब्रेस्ट इन्हांसमेंट प्रोसीजर्स में करती हूँ विद द हेल्प ऑफ फिलर्स, या फिर यू कैन से बटक्स इन्हांसमेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं। ये भी नॉन इन्वेसिव हैं सारे ना, सॉरी, ये यानी कि मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल नहीं है। इसमें कोई बेहोशी नहीं चाहिए। ऑफिस सेटिंग में ये हम प्रोसीजर्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने ब्रेस्ट इंप्रूविंग की बात की जी, कुछ लोग अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं जी, तो वो उसमें एस्थेटिक किस तरह रोल प्ले करती है? बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जो लोग सर्जरी अंडर नाइफ नहीं जाना चाह रहे, बेहोशी नहीं करना चाह रहे, सिलिकॉन इम्प्लांट्स नहीं डलवाना चाह रहे, वो ब्रेस्ट फिलर्स की तरफ आते हैं। मैं अपने क्लिनिक सेटिंग में तकरीबन महीने में आई थिंक 15 to 20 ब्रेस्ट फिलर्स करती हूँ, और इसमें वुमेन्स को कॉन्फिडेंस आता है, अपनी लाइफ अच्छे बेहतर तरीके से गुजार सकती हैं। सो एक ऐसा ये प्रोसीजर है जिस पर इतनी टॉक नहीं की जाती, मगर अगर आप देखें इसकी बहुत प्रॉब्लम है, और हर खातून, ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी खातून इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। सो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को बेहतर फील करने के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। और लाइक मिनिमम विद 1 आवर विदाउट एनी पेन आप एक अच्छी इन्हांसमेंट अचीव कर लेते हो जितनी आप चाह रहे होते हो। यानी आप ये कह रही हैं कि अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अज़वाजी ज़िंदगी के अलावा भी लाइक दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल, अपने ड्रेस में आउटलुक हो, अच्छा हो, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए तो कराती हैं ख़वातीन काफ़ी। ठीक है, अगर कोई मदर फीड है, हाँ, मदर फीड क्या वो भी करवा सकती है, या जब बच्चे का दूध छुड़वाएंगी और उसके बाद अपने ब्रेस्ट का? बिल्कुल ऐसा ही है, मदर फीड में नहीं करते हैं, बच्चे का दूध छुड़वाएंगे उसके बाद कर सकते हैं, या बिफोर लाइक नियर टू बी मैरिड कराती हैं ख़वातीन। और प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं करते हम। और ये जो फिलर्स होते हैं इनका स्टे 1 से 1.5 साल का होता है, उसके बाद रीटचिंग करानी पड़ती है दोबारा, ये डिसॉल्व हो जाता है। यानी मेंटेनेंस इसकी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज ये परमानेंट नहीं है। आप अपनी ओरिजिनल शक्ल पे दोबारा आप अपनी ओरिजिनल शक्ल पे आ जाएंगे, मगर फिर भी बेहतरी होगी। यानी अगर आप एक कमेटी डालते हैं तो साल बाद अपने ऊपर लगानी,
नहीं लगाएंगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं एस्थेटिक में, इसके साइड इफेक्ट आपकी नज़र में क्या है? जो एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई साइड इफेक्ट हो। ठीक है। सारे यूजफुल चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ, जिनको एलिफ्टीज आरिस्टिस का इशू है उनको हम ड्रिप्स अवॉइड करते हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स। बाकी जो है सारे मसले हल ही कर रही हैं चीज़ें। ठीक है। प्रॉब्लमेटिक नहीं है कुछ भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होती हैं और एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट होती है। बिल्कुल। बीइंग अ कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन, आप इनमें से किसको बेहतर समझती हैं? ऑब्वियसली मेडिकेटेड। मेडिकेटेड एक तरफ एक ब्रांड है जो कि लशफश ब्रांड अल-फतह में पड़ा हुआ है, और एक तरफ मेडिकेटेड चीज़ है, तो आई वुड प्रेफर कि आप मेडिकेटेड चीज़ लो, क्योंकि वो आपकी स्किन के, उसके अंदर मर्करी नहीं होगा, स्टेरॉइड नहीं होगा, जरा देखभाल की चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने पीआरपी की बात की जी। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि पीआरपी सिर्फ बालों के लिए की जाती है, तो क्या पीआरपी बाकी किस किस चीज़ के लिए की जाती है? पीआरपी फेस के लिए की जाती है, पीआरपी हैंड्स रिजुविनेशन के लिए की जाती है। मैं गायनी स्टैटिक्स भी डील करती हूँ, मैं पीआरपी विजाइनल रिजुविनेशन के लिए करती हूँ, पीआरपी ओ शॉर्ट्स में देती हूँ जो कि ख़वातीन में दी जाती हैं जिनको लॉस ऑफ लिबिडो है, जिनकी अज़वाजी जिनकी हेल बन चुकी है, वो मुझसे आके पीआरपी शॉर्ट्स लेती हैं फॉर द विजाइना। ठीक है। इसके अलावा मैं पी शॉर्ट्स करती हूँ जो कि मर्द हजरात में अपना इजेकुलेशन डिले हो, लाइक आई थिंक इसे क्या आप लोग कहोगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर अर्ली प्री मैच्योर इजेकुलेशन के इश्यूज हैं जिन मेल्स में हमारे क्लिनिक के सेटअप में होते हैं, हम करते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है। बहुत अच्छे। और वो भी पीआरपी के थ्रू करती हूँ? पीआरपी के थ्रू करती हूँ। तो पीआरपी नॉट सिर्फ बालों के लिए नहीं है, सर से पांव तक के लिए है। किसी भी जगह पे आप जो है ना वो, हाँ, इवन आर्थराइटिस के पेशेंट में पीआरपी नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो आपका आर्थराइटिस जैसे कि जोड़ों का दर्द जिसे आप कहते हो, वो उसको ट्रीट करता है। तो पीआरपी के तो बहुत फवायदा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे विजाइनल टाइटनिंग के ऊपर हम देख रहे हैं कि बेशुमार ऐसे प्रोग्राम आते हैं, नॉन क्वालिफाइड लोग उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो बीइंग फिजिशियन और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन, आप ये क्या समझती हैं कि इसका कितना कामयाब इलाज मौजूद है? विजाइनल टाइटनिंग इस टाइम 2 तरीक़ों से हम अपने सेटअप में कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। ठीक। एक हम कर रहे हैं विजाइनल टाइटनिंग विद द हेल्प ऑफ लेज़र हाइफू मशीन। ठीक है। उसके 1 से 2 सेशंस में ही आप इमेजिन करो, मेरा मोबाइल से भरा हुआ है, दुआएं दे रही होती हैं ख़वातीन कि हमारी अज़वाजी जिनकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक। नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक नेचुरल है कि आपके वजाना लैक्स कर जाती है क्योंकि उसके मसल्स ऐसे होते हैं। सो ये रिकंडीशनिंग है। आप जैसे फेस की रिकंडीशनिंग करा रहे हो, इसमें वजाना की भी रिकंडीशनिंग करा रहे हो। फिर पूछा जाता है एक दफ़ा लेज़र करा ले तो ये परमानेंट है, तो एक दफ़ा लेज़र करा लो, ये परमानेंट नहीं है, आप इसे हर साल एक दफ़ा करा सकते हो। पूछा जाता है कि क्या ये डेंजरस है, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो हम बताते हैं कि ये हाईफू हाई इंटेंसिव फोकस अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर द सेफेस्ट वेव्स, तो आप करा सकते हो, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैं सर्जिकल करती हूँ विच इज़ कॉल्ड यू कैन से हाइमेनोप्लास्टी प्लस वजाइनोप्लास्टी। ये भी जीए में नहीं की जाती, ये भी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। ये स्टिच प्रोसीजर होता है और ये परमानेंट होता है। ठीक हो। जो ख़वातीन स्टिच की तरफ आना चाहती हैं, 1 महीने का इसका डाउन टाइम होता है, स्टिचेस हील होने होते हैं, वो उनको ये ऑप्शन दी जाती है। अदरवाइज कुछ चाहती हैं कि लेज़र से कर दी जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखती हैं कि मेल और फीमेल दोनों में डबल चिन के बड़े इश्यूज हैं। मेरे में भी हो जाता है। ठीक है। डबल चिन का इलाज एस्थेटिक में कैसे मुमकिन है? डबल चिन का इलाज एस्थेटिक्स में बहुत ऑप्शंस हैं। फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन है सबसे बड़ी चीज़, वो आपको मैं खुद अपने लिए 6 मंथली कराती हूँ। फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन इधर लगवाती हूँ डबल चिन पे। हाइफू फैट डिसॉल्व करता है आपका। मॉर्फियस विच इज़ आरएफ माइक्रोनिटलिंग, वो फेस की लिफ्टिंग भी करता है, फैट डिसॉल्विंग भी करता है। सो इसके अलावा एंडोलिफ्ट आ गई भी एक लेज़र, ये भी फैट डिसॉल्विंग करता है। लाइपोसक्शन इस एरिया की कर सकते हैं। मेनी ऑप्शंस। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास चूँकि टाइम कम होता है, तो अब आखिरी 1 मिनट में आप ये बताएंगी कि वो लोग जो आपको सुन रहे हैं वो आपसे रब्ता करें तो कैसे करें, और डॉक्टर तैयबा जाहिद का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? रब्ता करने के लिए एक नंबर चला दें आप नीचे। जी वो चल जाएगा। और पब्लिक के नाम ये पैगाम है कि अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करें। जैसे आप कपड़ों पे और चीज़ों पे इन्वेस्ट करें तो अपनी स्किन पे ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका स्किन जो है आपका बिजनेस कार्ड है। सबसे पहले लोग आपका चेहरा देखते हैं, उसके बाद आपको जज करते हैं, जज किया जाता है जो साफ बात है, तो उस लिहाज से फिर जज करते हैं कि अब इसको कैसे लेके चलना है। सो इन्वेस्ट इन योर स्किन। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इन सारे प्रोसीजर के लिए कोई लैब इन्वेस्टिगेशन, किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है? बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स के लिए कोई लैब्स की ज़रूरत नहीं है। लैब्स की ज़रूरत है हमें आईवी ड्रिप्स में।
विच आर द नैड ड्रिप्स, विच आर द ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, इनमें हमें ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी मज़े की बेस्ड ऑन साइंस मुदल्लल गुफ्तगू जारी रखे हुए थी। हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें और आपके जहनों की अक्कासी करते हुए हम डॉक्टर साहबा से वो रिज़ल्ट, वो उनसे जो बातें हैं वो लेने की कोशिश करें, जिससे आपको समझाने में और समझने में आसानी हो, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो उसको डील करती है और कौन से ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं जो इस प्रोसीजर को करते हैं और वो प्रोसीजर कैसे होते हैं। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डॉक्टर साहबा से आप मिलना चाह रहे हो, किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हो, तो स्किन ग्लाइमर के नाम से डॉक्टर साहबा जगह जगह मौजूद हैं। और वैसे आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।